सदा ही लहराता रहे ये तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम आज़ादी के दीवाने में। आज बात होगी आज़ादी के उन मतवालों की जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज देश को आजाद हुए 74 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन हम आजादी की हवा में सांस ले सके इसके लिए कितने ही वीरों ने अपने प्राण गंवाए हैं। आज हम शुरू से सुनाएंगे आपको आजादी के वो किस्से जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। आज बात होगी 1857 से लेकर 1947 के उन तमाम क्रांतिकारियों की जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गया था। देश पर अंग्रेजों ने अपना शासन जमा लिया था। इसी बीच 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की एक अलख जगी और ये अलख जगाई थी देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। मंगल पांडे ने 18 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक के तौर पर शामिल हुए थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए फिरंगी मारो का नारा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक 1850 के दशक के उत्तरार्ध में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल लाई गई थी। नई राइफल में गोली दागने के लिए फ्रिक्शन कैंप का उपयोग किया गया था, लेकिन राइफल में गोली भरने के लिए वही पुरानी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। नई राइफल आने के बाद सिपाहियों में ये खबर तेजी से फैल गई। कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। ऐसे में इन कारतूसों को मुंह से खोलकर राइफल में लोड करना हिंदू मुस्लिम किसी को भी गवारा नहीं था। इसको लेकर धीरे धीरे बगावत होने लगी और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसको लेकर विद्रोह कर दिया। बंगाल की बैरकपुर छावनी में तैनात मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने सभी साथी सिपाहियों को इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। मंगल पांडे ने फिरंगी मारो का नारा भी दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया, जिसके बाद मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया और 6 अप्रैल 1857 को देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। हालांकि कोर्ट ने फांसी की तारीख 18 अप्रैल 1857 तय की थी। एक और जहां क्रांतिकारी मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर ली थी, वहीं दूसरी ओर आजादी की अलख झांसी में भी जल चुकी थी और ये अलख जगाई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी के 80 घाट वाराणसी में हुआ था। बचपन में मां का निधन होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर बीता। मात्र 12 साल की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा
गंगाधर राव से कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार हुआ। इसके बाद मन्नू का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। अस्त्र शस्त्र में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले के अंदर ही महिला सेना खड़ी करी, जिसका संचालन वह स्वयं मर्दानी पोशाक पहनकर करती थी। उनके पति राजा गंगाधर राव यह सब देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ महीने के बाद ही बालक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वह एक दत्तक पुत्र को घर ले आए, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन झांसी पर दुखों का पहाड़ उस समय टूटा जब झांसी के राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, और जैसे ही अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी तो फिरंगियों द्वारा चलाए गए एक नियम के अनुसार वह राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद रानी ने उस युद्ध में डटकर अंग्रेजों का सामना किया। यह युद्ध लगभग 5 से 7 दिन तक चला। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलाबंदी देखकर दंग रह गए। रानी पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रही। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों की सेना झांसी पर हावी होने लगी तो रानी लक्ष्मीबाई अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर वहां से निकल गई। कैप्टन वॉकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुई। लेकिन अभी तो आजादी के लिए न जाने कितने ही वीरों का बलिदान होने वाला था। जहां एक और झांसी की रानी अपने प्राणों का बलिदान दे चुकी थी, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी तात्या टोपे की जंग अभी भी जारी थी। 1814 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव येवला में तात्या टोपे का जन्म हुआ था। तात्या का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर था। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबकम भट्ट, माता का नाम रुक्मणी बाई था। जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, उस दौरान तात्या टोपे ने न सिर्फ अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा हुआ था, बल्कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सहित कई राजाओं की मदद भी की थी। आज भी जब इस स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया जाता है तो तात्या टोपे का नाम जरूर लिया जाता है। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा। लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में भेज दिया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार का सामना करने वाले बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा हर साल 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके परिवार को ये पेंशन देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने उनके गोद लिए पुत्र नाना साहब को उनका उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया। वहीं अंग्रेजों द्वारा लिए गए इस निर्णय से नाना साहब और तात्या काफी नाराज थे और यहाँ से ही उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वहीं साल 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम होने लगा तो इन दोनों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना की जिम्मेदारी देते हुए उनको अपनी सेना का सलाहकार मनोनीत किया। वहीं अंग्रेजों ने 1857 में कानपुर पर हमला कर दिया और ये हमला
ब्रिगेडियर जनरल हैवॉक की अगुवाई में किया गया। नाना ज्यादा समय तक अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई, जिसके बाद नाना अपने परिवार को लेकर नेपाल चले गए। लेकिन तांत्या ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी। वही महान क्रांतिकारी तांत्या की मृत्यु को लेकर दो बातें सामने आती हैं। कहा जाता है कि तांत्या 18 अप्रैल 1859 को सूली पर चढ़ा दिए गए थे, लेकिन वहीं यह भी कहा जाता है कि तांत्या कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1919 में ली थी। महान क्रांतिकारी तांत्या टोपे जी को लेकर दो बातें सामने आती हैं। पहली ये कि 18 अप्रैल 1859 को उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई और दूसरी ये कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ आए ही नहीं। 1909 में उन्होंने गुजरात में अंतिम सांस ली। इसके बाद तो स्वतंत्रता पाने की आग कुछ ऐसी लगी जिसकी लपटें पूरे देश में फैल गई, जिसकी मशाल अनेकों क्रांतिकारियों ने अपने हाथ में ले ली। इनमें से एक थे महात्मा गांधी और उन क्रांतिकारियों में महात्मा गांधी जी का नाम एक ऐसा नाम है जिन्होंने जन जन को आंदोलनकारी बना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में भारत का हर इंसान आजादी की इस जंग में शामिल हो गया था। भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। भारतीय आजादी के लिए जी जान लुटाने को तैयार हो गए। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन किए। आंदोलन के लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी ने अपने आंदोलनों के कारण भारत की जनता को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1944 में रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा और सत्य का पालन किया और लोगों से भी इसका पालन करने के लिए आग्रह किया। आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आजादी के लिए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने भी एक ऐसी सेना का गठन किया था जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, जो देश की आजादी तक स्वतंत्र होने के लिए लड़ती रही। जहां देश का एक तबका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शांति से आंदोलन कर रहा था, वहीं गर्म दल में कुछ ऐसे क्रांतिकारी भी शामिल थे जो देश की आजादी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। और उनमें से एक थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने खुद का नाम ही आजाद रख लिया था। पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के बद्रका नामक गांव पंडित सीताराम तिवारी और श्रीमती जगरानी देवी के घर हुआ। बचपन से ही उन्हें देशभक्ति में रुचि थी। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जहां उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए और उन्होंने कसम खाई कि अब वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए, जिनमें उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान भी शामिल हुए। जहां एक और पंडित चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी के विचारों से अलग हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर आजादी को अपनी दुल्हन मान चुके भगत सिंह
गर्म दल में शामिल हुए। शहीद भगत सिंह जी भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे, लेकिन जब 1921 में चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने हिंसा में शामिल सत्याग्रहियों का साथ नहीं दिया, तो इस घटना के बाद भगत सिंह का गांधी जी से मतभेद हो गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बने गर्म दल में शामिल हो गए। 9 अगस्त सन 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यह घटना इतिहास में काकोरी कांड के नाम से मशहूर है। इसमें उनके साथ रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी शामिल हुए। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी और इस हत्या को अंजाम देने के लिए पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी मदद की थी। अंग्रेजी हुकूमत को नींद से जगाने के लिए भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम और पर्चे फेंके। इस घटना में भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे और यह जगह अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली की सभागार थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसके बाद वो दिन भी आया जब 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक पंडित चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली, क्योंकि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव को तो भगा दिया, पर खुद अंग्रेजों का सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेजों की एक गोली उनकी जांघ में लगी, तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद को ही मार लिया और अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय खुद ही भारत माता के चरणों में प्राण न्यौछावर कर दिए और अपने इस वाक्य को सत्य कर दिखाया कि मैं आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए ना जाने कितने ही वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ना जाने कितनी ही माताओं ने अपने बच्चों को खोया, ना जाने कितनी ही महिलाएं विधवा हुई और आज आप हम सब आजादी की इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 वो दिन है जिसने हमें आजाद करवाया, हमें आजादी की हवा में सांस लेने का, आजादी की हवा में जीने का मौका दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि देशभक्तों के साथ साथ ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर संतवाणी चैनल उन सभी महान योद्धाओं, महान क्रांतिकारियों को शत नमन करता है जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। आप सभी को एक बार फिर से संतवाणी चैनल की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागतम्।